नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के साथ टैरिफ और ट्रेड डील के बीच मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 1,35,000 करोड़ रुपए कम हो गई। इनमें टीसीएस टॉप लूजर है। कंपनी का मार्केट कैप इस दौरान 47,487 करोड़ रुपए से कम होकर 10,87,000 करोड़ रुपए पर आ गया। इस दौरान एयरटेल की वैल्यू 29,936 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस की 22,806 करोड़ और इन्फोसिस की 18,694 करोड़ रुपए कम हुई। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यू 32,013 करोड़ रुपए बढ़कर 5,99,000 करोड़ रुपए हो गई है। एचडीएफसी बैंक की वैल्यू भी 5,947 करोड़ रुपए बढ़कर 15,44,000 लाख करोड़ रुपए हो गई। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 6 शेयरों में तेजी और 24 में गिरावट रही। सन फार्मा का शेयर 4.43% गिरा। टाटा स्टील और टाटा मोटर सहित कुल 18 शेयर्स 1 से 4.5% तक नीचे आ गए। एशियन पेंट्स, ट्रेड और एचयूएल 3% तक चढ़े। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 11 में तेजी और 39 में गिरावट रही। एनएसई के फार्मा 3.33%, हेल्थ केयर 2.77%, मेटल 1.97%, आईटी 1.85%, पीएसयू बैंक 1.13% और रियल्टी सेक्टर 1.78% गिरा। ऑटो, मेटल और मेटल में भी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुर्माने की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच रूस से तेल खरीद जारी रखने को भारत सरकार का करारा जवाब माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया में जो हालात हैं, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. ईरान के साथ व्यापार के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ईरान के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की समीक्षा कर रही है। सरकार ने इन्हें नोट कर लिया है और इस पर विचार किया जा रहा है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और अमेरिकी टैरिफ के बीच देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बीते महीने तेजी देखने को मिली। इसके कारण जुलाई में भारत का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया। मजबूत बिजनेस सेंटीमेंट के कारण नए ऑर्डर और आउटपुट का बढ़ना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के 59.1 तक पहुंचने की खास वजह है। विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में रोजगार में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो दर्शाता है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर्स के विस्तार के साथ साथ रोजगार सृजन भी बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान को 20 बेस अंकों से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत में कुल 1,78,154 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। ये एएएम, संचारी रोगों, गैर संचारी रोगों, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए पुनर्वास और ट्रीटमेंट देखभाल प्रदान करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि एफडीएसआई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर मुफ्त निदान सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। इसमें उप केंद्रों पर 14 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर 63 तरह के परीक्षण शामिल हैं।
अब तक विभिन्न स्वास्थ्य पोर्टल्स में 89 करोड़ 75 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट आईडी बनाए जा चुके हैं और 65 करोड़ 34 लाख इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक किए जा चुके हैं। होम लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस को इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 1359 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। कंपनी की ओर से जारी वित्तीय परिणामों में बताया गया है कि पहली तिमाही में ऑपरेशंस से उसका राजस्व 6.62% बढ़कर 7,233 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें ब्याज से मिली शुद्ध आय 2,065 करोड़ 78 लाख रुपए थी। इंडियन कॉरपोरेट कंपनीज की आय अप्रैल से जून के क्वार्टर में सालाना आधार पर 4 से 6% की दर से बढ़ी है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल, कम्युनिकेशन सर्विसेज, संगठित खुदरा, एल्यूमिनियम और एयरलाइंस जैसे 5 सेक्टर्स ने कॉरपोरेट इंडिया की आय को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। फार्मास्यूटिकल की आय में वृद्धि दर सालाना आधार पर 9 से 11% रही, जो पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह निर्यात और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड का बढ़ना है। वित्त वर्ष 2026 की जून की तिमाही में EBITDA में सालाना आधार पर 4% की वृद्धि हुई। EBITDA मार्जिन में 0.10% से लेकर 0.30% गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी ने FMCG सेक्टर की वॉल्यूम वृद्धि को बढ़ावा दिया। इसमें ट्रैक्टर के क्षेत्र में आय की वृद्धि 17% रही। खाद्य महंगाई में नरमी, अनुकूल मानसून और रबी क्रॉप्स की अच्छी कटाई के मौसम में रूरल सेक्टर में मांग में फिर से तेजी आई है। कम ऑपरेशनल खर्चे के कारण कम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनीज के मार्जिन में सालाना आधार पर 290 से 320 बेस अंकों की वृद्धि की संभावना है। भारत सरकार ने पंजीकरण विधेयक 2025 का मसौदा जारी करके देश की संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये विधेयक 1 सदी से भी ज्यादा पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नया पंजीकरण विधेयक तैयार किया है। इसमें ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश और दस्तावेजों की प्रस्तुति के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखरखाव के प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में सभी प्रमुख डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में एक बड़ा बदलाव है। इस विधेयक का मकसद पूरे देश में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करना, भौतिक दस्तावेजीकरण को कम करना, जीवन को आसान बनाना और संपत्ति के सौदों में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल फार्मा कंपनीज को जोरदार झटका दिया है। ट्रंप ने सीधे तौर पर 17 दवा कंपनियों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उन्हें 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि दवाओं की कीमत घटाओ वरना सरकार कार्रवाई करेगी। इस कदम से अमेरिका ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में दवा उद्योग और शेयर बाजार में हलचल मच गई है। इस पत्र में जिन दिग्गज कंपनियों को निशाने पर लिया गया है उनमें शामिल हैं जॉनसन एंड जॉनसन, मार्क एंड कंपनी, एस्ट्राजेनेका, सनोफी, एली लिली, रेग्नेरॉन और कई और टॉप फार्मा कंपनियां। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दवा और हेल्थ केयर कंपनीज के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3.5% तक टूट गया। ट्रंप ने अपने पत्र में कहा कि अमेरिकी नागरिकों को वही दवाएं 3 गुना दाम में मिल रही हैं जो बाकी विकसित देशों में काफी सस्ती मिलती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अमेरिका में दवाएं उन्हीं कीमतों पर बेची जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई हैं। यूपीआई के माध्यम से जुलाई के महीने में ट्रांजैक्शंस की संख्या 19.47 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार ये 25.08 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन थे। एक साल पहले इसी महीने में ये राशि 20.64 लाख करोड़ रुपए थी, जो सालाना आधार पर 21% की बढ़ोतरी को दिखाती है। मासिक आधार पर देखें तो मूल्य के लिहाज से वृद्धि 4.3% रही। आज भारत में सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में यूपीआई का योगदान बढ़कर 85% हो गया है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी चला गया है और ये ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स के लगभग 50% को संचालित कर रहा है। यूपीआई पहले से ही यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस सहित 7 देशों में उपलब्ध है। फ्रांस में इसका प्रवेश एक माइलस्टोन है क्योंकि यूरोप में यूपीआई का ये पहला कदम है।
इससे वहां यात्रा करने या रहने वाले भारतीयों को विदेशी लेन देन की सामान्य परेशानियों के बिना सहजता से भुगतान करने की सुविधा मिल रही है। LIC देश की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है। इसके करीब 25 करोड़ से ज्यादा ग्राहक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि LIC के पास 882 करोड़ रुपए की ऐसी रकम पड़ी है जिसे अब तक कोई क्लेम नहीं कर पाया है। ये बड़ी अनक्लेम्ड राशि कई पॉलिसी होल्डर्स की ओर से बिना उठाए पड़ी हुई है। अगर आपने भी अपनी LIC पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि नहीं ली है तो संभव है कि आपका पैसा भी इस रकम में शामिल हो। LIC के पास 882 करोड़ रुपए की ये अनक्लेम्ड राशि 3 लाख से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स की है जिन्होंने अब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी क्लेम नहीं लिया। हाल ही में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है जिसने आम जनता के बीच भ्रम और घबराहट फैला दी है। इस मैसेज में दावा किया गया है कि RBI ने बैंकों से सितंबर 2025 तक ATM से 500 रुपए के नोट निकालना बंद करने को कहा है और सभी बैंकों को ATM से इन्हें धीरे धीरे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, इस मैसेज में ये सलाह भी दी गई है कि लोग अभी से अपने पास मौजूद 500 रुपए के नोट खर्च कर दें या बदल लें क्योंकि बाद में ये अमान्य हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस मैसेज की हकीकत। भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। PIB ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया कि RBI ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और 500 रुपए के नोट पूरी तरह वैध और चलन में हैं। PIB ने लोगों से अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांच कर लें, खासकर जब मामला पैसे या सरकारी पॉलिसी से जुड़ा हो। दरअसल इस अफवाह की शुरुआत RBI के एक पुराने सर्कुलर से हुई जिसमें अप्रैल 2025 में बैंकों और व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स को छोटे नोटों यानी 100 और 200 रुपए की उपलब्धता बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। इस सर्कुलर का मकसद ये था कि ग्राहकों को ATM से छोटे नोट भी आसानी से मिल सकें। कुछ लोगों ने इस सर्कुलर को गलत संदर्भ में पेश कर दिया और ये अफवाह फैला दी कि 500 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। जब तक कोई पुष्टि नहीं होती तब तक 500 रुपए का नोट पूरी तरह सुरक्षित और वैध है और आप इसका इस्तेमाल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.